नमस्कार, सानवी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं शेखर कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हम अभी तक 4 मैथमेटिशियन के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वयंसिद्ध कथन। स्वयंसिद्ध कथन का जो प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। स्वयंसिद्ध कथन जो है सर्वप्रथम क्या है, धारणाएं होती हैं जिन पर सारा ज्ञान आधारित होता है और नए ज्ञान का भी आविष्कार इन्हीं के द्वारा होता है। स्वयंसिद्ध कथन एक ऐसा नियम व सच्चाई है जो आमतौर पर बिना सबूत के सत्य मान लिए जाते हैं, यानी कि इनके लिए क्या है, सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह साधारण धारणा नए ज्ञान की भी मार्गदर्शक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के यदि हम लें तो यदि संपूर्ण जो होता है वो अंश से छोटा होता है, यानी कि एन एक्सियोम्स इज ए ट्रूथ ऑफ प्रिंसिपल इज जनरली एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, यानी कि इसको हमें प्रूफ की भी जरूरत नहीं पड़ती। तर्कशास्त्र में स्वयं सिद्ध ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्कशास्त्र में इनके बारे में, स्वयं सिद्ध के बारे में यह बताया गया है कि इनके लिए हमें सत्य की इन्हें जो है सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि ये अति स्पष्ट समझा जा सकता है। स्वयं सिद्ध की सत्यता को बिना शंका के स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि इनकी सत्यता को किसी भी शंका के स्वीकार कर लिया जाता है। स्वयं सिद्ध अन्य सत्यों को सिद्ध करने के लिए भी आधार का काम करते हैं, यानी कि जो स्वयं सिद्ध होते हैं उनको नए टॉपिक्स अन्य किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन सिद्धांतों और परिभाषाओं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सिद्धांत व परिभाषाएं सरल, स्पष्ट और प्रत्यक्ष होते हैं। इन सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध कहते हैं। स्वयं सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं, साधारण स्वयं सिद्ध और ज्यामितीय स्वयं सिद्ध। सर्वप्रथम हम साधारण स्वयं सिद्ध के बारे में जानेंगे। इसमें बताया गया है कि जो संख्याएं या जो राशियां आपस में समान होती हैं वे आपस में भी समान ही होती हैं, यानी कि जो राशियां एक राशि के समान होती हैं तो वे आपस में भी समान होती हैं। यदि समान राशियों में समान संख्या जोड़ी जाए तो उनका योगफल भी क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार यदि समान राशियों में से समान संख्या घटाई जाए तो वह संख्या भी क्या होती है, जो शेषफल बचता है वो भी क्या होगा, समान होगा। यदि समान संख्याओं में समान संख्या से गुणनफल किया जाए तो उनका योग जो गुणनफल आएगा वो भी क्या आएगा, समान ही आएगा। इसी प्रकार यदि समान संख्याओं को या समान राशियों को यदि किसी समान संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, योगफल भी क्या होता है, समान ही आएगा। समान राशियों के समान भाग भी आपस में बराबर होते हैं। कोई भी राशि अपने किसी भाग से अधिक नहीं होती है। ये क्या है, साधारण स्वयं सिद्ध बोला गया है इनको। इसी प्रकार ज्यामितीय स्वयं सिद्ध के बारे में जानेंगे। इनकी शुरुआत जो है लगभग 300 वर्ष पूर्व यूनान के एक गणित यानी कि मैथमेटिशियन यूक्लिड के ने बताया था। उस टाइम पर जितने भी तथ्य पाए थे और उनको क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने रखा था, उन्होंने पाया कि कुछ प्रकार के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर हमें ऐसे प्रारंभिक तथ्यों पर पहुंचे जिन्हें सिद्ध करना कठिन था, यानी कि कुछ ऐसे प्रारंभिक तथ्य थे जिन्हें सिद्ध नहीं कर पाना कठिन था और वैसे वे बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होते थे। यह तथ्य सरल थे, इसलिए इन्हें क्या बोला, यूक्लिड ने स्वयं सिद्ध मान लिया था कि भाई ये स्वयं सिद्ध होंगे। स्वयं तथ्य कहा उन्होंने। इन तथ्यों को कुछ उन्होंने बताया था कि क्या प्रमाण है उनके, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 विच्छेदन रेखाएं कभी भी तीसरी रेखा के समानांतर नहीं होती। कोई भी ज्यामितीय आकृति बिना किसी आकृति या आकार के परिवर्तित भी नहीं होती, यानी कि पहला क्या था, 2 विच्छेदन रेखाएं आपस में
यदि हैं तो तीसरी रेखा के में कभी भी समांतर नहीं हो सकती, यानी कि वे तीनों आपस में समांतर नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई भी ज्यामितीय आकृति बिना किसी आकृति या आकार के परिवर्तन नहीं हो सकती। कोई भी यदि हम आकृति को हम चेंज करना चाहें तो वो भी किसी आकृति या आकार के परिवर्तित नहीं हो सकती। यदि दो रेखाएं तीसरी रेखा काटे, यानी कि दो रेखाओं को यदि हम तीसरी रेखा से कट करते हैं तो उनके अंतःकोणों का योग दो समकोण से यदि कम हो, दोनों बोथ साइड यदि कम है, तो वह जिस साइड दो समकोण से कम होगा तो यहाँ पर आगे जाकर कहीं ना कहीं पर वे दो रेखाएं आपस में कट करेंगी, यानी कि किसी बिंदु पर मिलेंगी। इसी प्रकार रचना कार्य में भी एक रचना से दूसरी रचना कर सकते हैं, परंतु अंत में कुछ ऐसी रचनाओं पर पहुंचते हैं जिनका प्रयोग दूसरे प्रयोगों पर निर्भर करता है। कैसे? सीमित रेखाएं दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, यानी कि कोई भी सीमित रेखा को हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु को केंद्र मानकर एक ही वृत्त खींच सकते हैं, यानी कि एक बिंदु को केंद्र मानकर एक किसी त्रिज्या का एक ही वृत्त खींच सकते हैं, नहीं कि यानी कि हम ज्यादा वृत्त नहीं खींच सकते। कोई भी ज्यामितीय आकृति बिना किसी आकृति आकार के परिवर्तन, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, किसी भी बिंदु से एक सरल रेखा खींची जा सकती है, यानी कि किसी भी बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, एक सरल रेखा खींच सकते हैं। ये इसमें समसिद्ध थे। अब हम आगे अभिग्रहित के बारे में जानेंगे। ये भी छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी स्वयंसिद्ध की तरह ही है। गणित विषय में बहुत सारे सवालों को हल ढूंढने के लिए कुछ कथनों की मदद लेनी पड़ती है, उसी प्रकार अभिग्रहित की भी मदद लेनी पड़ती है। इन कथनों को ही अभिग्रहित या स्वयं प्रत्यक्ष क्रियाएं कहते हैं। किसी प्रमेय को सिद्ध करने में किसी पहले से सिद्ध की गई प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। जैसे पहले से कोई प्रमेय है तो उसका नई प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहली प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। यदि आरंभिक प्रमेय को सिद्ध करना पड़े तो स्वयं प्रत्यक्ष क्रियाओं या अभिग्रहितों की मदद लेनी पड़ती, यानी कि जो पहला प्रमेय भी है हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसमें भी हम किसकी सहायता लेंगे, अभिग्रहित क्रियाओं की क्या लेंगे, सहायता लेंगे। गणित के समस्त उपविषय जैसे कि रेखागणित, अंकगणित, बीजगणित में अभिग्रहितों का प्रयोग किया गया है। स्वयं प्रत्यक्ष क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं, यानी कि इन पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता, इसमें अंत विरोध नहीं होता, यानी कि किसी का भी अंत विरोध हम नहीं कर सकते। कुछ अभिग्रहित निम्न प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कैसे हैं। सब समकोण बराबर होते हैं, यानी कि कोई भी जितने भी समकोण एंगल बनेंगे या कुछ भी है वे क्या होंगे, समान होंगे। कोई भी कोण एक सरल रेखा द्वारा विभाजित किया जा सकता है। यदि मैं किसी कोण को लेता हूँ और इसमें कोई एंगल किसी रेखा को बीच से वो करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा एंगल। इसी प्रकार रेखा को विभाजित किया जा सकता है, रेखा को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उसका मध्य बिंदु एक ही हो सकता है। किसी रेखा का यदि हम वो करें तो मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, न कि अलग अलग होंगे। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो ऊपर मैंने बताया था। दो सरल रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काट सकती हैं, यानी कि एक से अलावा वे अन्य किसी बिंदु पर नहीं काट सकती। ये था अभिग्रहित के बारे में। अब जो है अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। प्रत्येक विषय में बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द परिभाषित कर दिए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक विषय में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जो होते हैं उनकी परिभाषाएं पहले से परिभाषित कर दी जाती है और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर उन्हें परिभाषित कर दिया जाता है। गणित विषय में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें परिभाषित किया जा चुका है, जैसे चतुर्भुज कैसा होगा, चतुर्भुज की क्या कंडीशन होगी, समकोण कैसा होगा, आयत कैसा होगा, वर्ग कैसा होगा, शंकु, पिरामिड, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये क्या है, इनकी पहले से ही परिभाषा बता दी गई है कि समकोण, चतुर्भुज, इनके बारे में कि समकोण कैसा होगा, समकोण में 90 डिग्री होता है, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, उसमें 90 डिग्री होगा, या जो विकर्ण होगा या डायगोनल जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ परिभाषाएं पहले से परिभाषित की गई।
इन शब्दों को सुनने से इसका अर्थ, प्रकृति एवं विशेषताएं हमारे मन में आ जाती हैं कि भाई शब्द सुना, उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकृति कैसी होगी, विशेषताएं होंगी, उनके बारे में हम पहले से ही क्या हो, हमारे मन में पहले से ही एक विचार आ जाएगा। और तार्किक प्रक्रिया की कुछ बातों की कल्पना कर ली जाती है कि भाई ये हम पहले से ही क्या होंगी, तर्क वितर्क करना शुरू अपने मन में ही कि ऐसा इसकी परिभाषा होगी। हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके पहले से कुछ ना कुछ हमारे मन में कल्पना बन जाती है, जिससे परिस्थिति सरल हो जाती है कि भाई क्वेश्चन को करने में हमें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा। यह उदाहरणें देखने में सही लगती हैं, यानी कि देखेंगे तो क्या होगा, आसान लगेगी, लेकिन इनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता, कोई यानी कि वास्तव में कोई आधार नहीं होता। किसी भी समस्या को सुलझाने में अवधारणाएं सहायता प्रदान करती हैं कि जो भी हम समस्या आएगी तो हम उसको उसके आधार पर, जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके आधार पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इन अवधारणाओं का निर्माण व्यक्ति अपनी तार्किक सूझबूझ से करता है, यानी कि जो अवधारणाएं बनाई गई हैं वो किससे बनाई गई हैं, तार्किक सूझबूझ से बनी है, जिसका निरीक्षण के द्वारा सत्य साबित किया जाता है। यानी कि जब निरीक्षण करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, सत्य साबित कर दिया जाता है। जैसे हम क्या लेंगे, शून्य को लेंगे, जिस संख्या को गुणा करती है तो उसका गुणनफल क्या आ जाता है, शून्य ही आ जाता है। कैसे शून्य से भाग देने पर भागफल क्या आता है, ऑब्वियसली यदि शून्य से किसी को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि परिभाषित ही नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो अवधारणाएं यानी कि जो परिभाषित में है, अवधारणाएं बोलते हैं, कोई भी खोज इनके लिए संभव नहीं है। यानी कि इनको क्या है, गणित का आधार इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो अवधारणाओं के ऊपर ही गणित का आधार डिपेंड है कि कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।